आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है साइकोलॉजी का, जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर था, तो इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट भी आए थे और ये क्वेश्चन पेपर मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है कि इसका आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाए। आई थिंक ये पेपर झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आप के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जिनका पेपर है, तो उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन मन स्नायु विकृति नहीं है। तो आप देखें तो जो नया अभी DSM-5 आया है, DSM-5 के में क्या किया गया है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था OCD, जिसमें कंपल्सन होता है, तो OCD को एंजाइटी डिसऑर्डर से हटा दिया गया है। अब OCD को एंजाइटी डिसऑर्डर से हटा दिया गया है, तो इस तरीके से देखें तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर को पहले DSM-3 की बात करें तो DSM-3 में एंजाइटी डिसऑर्डर को न्यूरोटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था DSM-3 आने से पहले। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ बात की गई न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, तो जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर बी होगा, चिंता विकृति। चिंता विकृति मन स्नायु विकृति का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मनोविदालता का एक प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो सीधे आंसर की बात करते हैं। ऊपर के तीनों जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स हैं। आप चाहें तो स्किज़ोफ्रेनिया का वीडियो देख सकते हैं। आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको स्किज़ोफ्रेनिया का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर बताया गया है कि जो ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशियल स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारे स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप हैं, बट रिबेलियस स्किज़ोफ्रेनिया, विद्रोही मनोविदालता, ये इसका पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन विकासात्मक मनोविकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो नार्सिस्टिक साइकोपैथोलॉजी है, अब नार्सिस्टिक साइकोपैथोलॉजी क्या है, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक टाइप है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने की कोशिश करता है, या मतलब महान समझने लगता है। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। LSD निम्नांकित में से किस वर्ग की औषधि है। तो LSD ड्रग्स लेने से क्या होता है, हेलुसिनेशन वाली कंडीशन आती है, हेलुजेनिक, ये विभ्रम उत्पादक ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, या जिसने भी सी पे टिक किया है उसका सही होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर मेनली सीन इन विथ पैथोलॉजी। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस में दिखाई देता है, मतलब सुनने से संबंधित जहां पर व्यक्ति को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वास्तविकता में वहां पर कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है, तो वो मनोविदालता के अंतर्गत देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। बार बार हाथ धोना किस चीज को छूना या गिनना मानसिक विकार के लक्षण है। तो आप सभी को पता होगा कि ये OCD के लक्षण है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो डिसलेक्सिया है ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डिमेंशिया प्रकॉक्स का दूसरा नाम क्या है। अब डिमेंशिया प्रकॉक्स, जिसे एमिल कैपलन ने सबसे पहले यूज किया था इस वर्ड को, बाद में ब्यूलर ने इसका नाम चेंज करके मनोविदालता कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, मनोविदालता। ऑटिज्म का कारण क्या है। तो ऑटिज्म का यहाँ पर गुणसूत्र 12 पर एकल जीन्स, जो क्रोमोसोम 12 है उसमें
सिंगल जीन्स पाया जाता है, ये इसकी वजह से ये ऑटिज्म की समस्या देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, ये जड़िमा स्टूपर की विशेषता, स्टूपर की विशेषता देखें तो यहाँ पर स्टूपर के आधार पर ही मैंने इसको बताया है। दिस इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूपर। तो स्टूपर की अवस्था में क्या होता है कि बेहोशी की अत्यधिक मात्रा देखने को मिलती है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे, या जिसने भी टिक किया होगा उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक विकृति वह विचारधारा जिसका आधार न्यूरो रासायनिक या आंगिक हो कहा जाता है। तो मानसिक विकृतियों का आधार किसमें माना जाता है कि इसका आधार न्यूरोकेमिकल या ऑर्गेनिक है? तो जो जैविक सिद्धांत है, जैविक सिद्धांत के अंतर्गत यही माना जाता है। आपने अगर बायोलॉजी वो मॉडल की वीडियो देखे होंगे, मॉडल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो उसमें आपको ये चीजें पता होंगी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चिरकालिक मस्तिष्क की विकृति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। तो इसका अगर सबसे विशेष लक्षण की बात करें क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर में, तो एकाग्रता में कमी आती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नैदानिक अर्थ में दुश्चिंता स्नायु विकृति की अवस्था एवं उत्पन्न होती है जब, मतलब जो एंजाइटी न्यूरोसिस है वो कब देखने को मिलता है? तो जब व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के समायोजन में हस्तक्षेप करने लगे, मतलब जब उसकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाए कि उनके वजह से उनका डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन सफर फ्रॉम एंजाइटी न्यूरोसिस। क्वेश्चन नंबर 14, दुश्चिंता स्नायु विकृति में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कम प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखें अगर इंग्लिश और हिंदी में, तो ये अलग अलग है, बट मेनली माना जाएगा इंग्लिश वाला वर्ड कि इंग्लिश जो लिखा है उसी को मेन मानते हैं ज़्यादातर। तो इंग्लिश में देखें तो पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड इन एंजाइटी न्यूरोसिस, जबकि यहाँ पर हिंदी में उसका उल्टा पूछ गया है, स्नायु दुश्चिंता स्नायु विकृति में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कम प्रभावित होता है, बट यहाँ पर पूछा गया कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो बात करें तो जो लिम्बिक सिस्टम है वो इसमें प्रभावित होता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्लेप्टोमेनिया काफी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के अंदर ये डिजायर होती है, किसी भी चीज को चुराने की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, मनोदैहिक उपचार की कौन सी पद्धति है? तो मनोदैहिक उपचार साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो मेनली सबसे सही डिसऑर्डर मतलब उपचार है वो तो संज्ञानात्मक चिकित्सा कॉग्निटिव थेरेपी है, बट हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन डी को भी सही माना जा सकता है, कि ऑप्शन डी को सही मान लिया जाए कि तीनों चिकित्सा पद्धति इसके अंतर्गत आए, बट मेन देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विवादी प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोफाउंड डिप्रेशन या गंभीर विषाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ताला ठीक से लगा रहने के बावजूद भी व्यक्ति बार बार अगर चेक करता है, आपको पता है कि ये ओसीडी होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोन्यूरोसिस। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो विशिष्ट रूप से बाइपोलर विकृति से जोड़ता है? तो जो डोपामीन है, डोपामीन बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविदलता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो मनोविदलता में जो व्यक्ति होता है उसके जो चिंतन है, चिंतन सही नहीं होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आप सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मनोविश्लेषिक सिद्धांत में दुर्भीति का दूसरा नाम क्या है? तो अगर हम साइकोएनालिटिक थ्योरी की बात करें तो वहां पर फ्राइड ने जो एंजाइटी हिस्टीरिया को बताया है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम क्या है? तो
गणितीय विकार जो होता है उसे हम डिसकैलिकुलिया डिसकैलिकुलिया कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण किसने तैयार किया था? तो मैंने ये वीडियो में अभी जल्द ही बताया है आप लोग को कि जो एमिल क्रिपलिन है, एमिल क्रिपलिन ने इसको सबसे पहले बताया था। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का बी। मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बताता जाता हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वहां से देखिए, प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर घबराता है कि उसे कोई भयंकर बीमारी हो गई है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइपोकॉन्ड्रोसिस न्यूरोसिस कहते हैं। इस ये आप जब एमएमपीआई पढ़ेंगे तो एमएमपीआई के जो 10 टाइप डायमेंशंस हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एमएमपीआई के द्वारा इसका मापन भी होता है हाइपोकॉन्ड्रोसिस का। इसे यहाँ पर हाइपोकोड्रियकल के नाम से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी विकृति अधिकतर लोगों में पाई जाती है? तो जो एंजाइटी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है ये अधिकतर लोगों में पाई जाती है। ये जिसने भी लगाया है उसका सही है। मद्यपान से संबंधित कई तरह के मनोविकृतियां होती हैं, इनमें से किसे इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो जो अल्कोहल डिसऑर्डर है इसे हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत आता है? तो जो मनोविदलता है ये मनोविक्षिप्तता साइकोन्यूरोसिस के अंतर्गत आता है। आपने सबसे पहला क्वेश्चन ही देखा था। हेमिफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानॉइड किस मनोरोग का प्रकार नहीं है? तो ये फोबिया का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये सब किसके प्रकार हैं? ये मनोविदलता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मनोदैहिक विकारों के अंतर्गत कौन सा रोग नहीं आता है? तो जो यूरिनरी डिसऑर्डर है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानसिक रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो जो गणितीय कारक है, मैथमेटिकल फैक्टर्स, ये मानसिक रोगों के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, बिना किसी विशेष स्थिति से उत्पन्न चिंता, बेचैनी तथा आशंकाओं की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम एंजाइटी न्यूरोसिस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चिंता मनोस्ताप का कौन सा शारीरिक लक्षण नहीं है? जो एक्सपीरियंस है ये इसका शारीरिक लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? प्रिजुडिस आपका असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकार बच्चों में पाया जाता है? तो जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो द्विध्रुवी विकार के दो ध्रुव हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैनिया और एक होता है डिप्रेशन। ऑप्शन बी सही होगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन ये किया था अल्बर्ट एलिस ने। ऑप्शन सी 36 का। GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या सामान्यीकृत दुश्चिंता विकृति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 38 अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है। तो जो व्यामोह है ये अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कुछ लोग को लग सकता है भूख ना लगना, बट डिप्रेशन आप खुद देखिए, जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसको भूख नहीं लगता है, तो भूख ना लगना इसका एक लक्षण है। जबकि व्यामोह, उसे ऐसा नहीं होता कि उसे डिल्यूजन होने लगे, कुछ चीजें दिखाई या सुनाई देने लगे, ऐसी चीजें उसके साथ नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकोटीन की श्रेणी में आता है? तो जो तंबाकू है, तंबाकू ये निकोटीन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 40, कायिक विकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ये तीनों ही कायिक विकार के अंतर्गत आते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग में कौन जनक माने जाते हैं? तो आधुनिक युग में देखा जाए तो असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सिगमंड फ्रायड हैं उनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसके पहले क्या था?
42 था। निम्नांकित में से कौन दुश्चिंता विकार नहीं है? तो डिसोसिएटिव एमनीसिया ये दुश्चिंता विकार के अंतर्गत नहीं आता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो आपका ओसीडी है, DSM-5 में ओसीडी को भी इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। संवेदक मंदक औषधियों का प्रमुख कार्य होता है, तो इनका कार्य होता है पीड़ादायक प्रभाव को कम करना। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जब कोई औषध चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है, मतलब कोई ड्रग्स बिना डॉक्टर की सलाह के लिया जाए या डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध लिया जाए, तो उसे हम ड्रग्स अब्यूज कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, औषध दुरुपयोग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में से कौन द्विध्रुवीय विकृति है? तो अभी आपने ऊपर ही देखा कि जो उन्माद और विषाद होते हैं वो द्विध्रुवीय विकृति के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर उन्माद दिया है तो आप बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मॉर्फिन का उपयोग क्या आता है? तो मॉर्फिन का उपयोग क्या आता है? पीड़ा को कम करने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। विकृत लिखावट किससे संबंधित है? तो लिखावट की बात करें तो ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से इसका कोई संबंध नहीं है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। तो मानसिक दुर्बलता के ये सभी कारण हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो फुली फंक्शनल पर्सन का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 के बीच में है तो हम उसे सामान्य बुद्धि का मानेंगे, एवरेज। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। विशिष्ट अधिगम विकार किसका परिणाम है? तो इसमें वातावरण भी इसका कारण हो सकता है और आनुवंशिकता भी हो सकता है, तो उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, पढ़ने की अयोग्यता जानी जाती है, तो इसे हम डिसलेक्सिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अध्ययनों से पता चला है कि ऑटिज्म के रोगियों के मस्तिष्क में पाया जाता है, तो इनके पेरिफेरल सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो निम्न स्तर होती है, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर कोकीन उत्पादन है। कोकीन ये एरिथ्रोएक्सोलोन की पत्तियों से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑटिज्म अधिकतर पाया जाता है, ये अधिकतर लड़कों में पाया जाता है। एक बार फिर से ऑप्शन ए। DSM-5 में किस विकार को विच्छेदी विकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तनाव को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अवसाद विकृति में शामिल है। उपयुक्त सभी जितने भी हैं ये अवसाद विकृति में शामिल हैं। भिगो या भाड़ो, मतलब भिड़ो या भागो प्रतिक्रिया व्यक्ति की मदद करती है, तो ऐसी चीज़ें खतरनाक परिस्थिति में ये फाइट या फ्लाइट वाली जो रिएक्शन है वो व्यक्ति का हेल्प करता है। डोपामीन का बढ़ा हुआ स्तर स्किज़ोफ्रेनिया उत्पन्न करता है। स्किज़ोफ्रेनिया की अवधारणा प्रस्तावित की थी, तो एमिल क्रेपलिन ने सबसे पहले दिया था, किसका नाम? डिमेंशिया प्रिकॉक्स, लेकिन उसको बाद में बदल के स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहले ब्लूलर ने दिया था, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यूजन ब्लूलर द्वारा प्रस्तावित 4A में शामिल है, तो ये सभी ऑप्शन 4A में शामिल हैं। मिस्टर ए हाइपोमेनिक अवस्था के कई दौर से पीड़ित हैं, परंतु उनमें उनके लक्षण हाइपोमेनिक अवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके साथ ही वह अवसाद के कई दौर से गुजर चुके हैं, परंतु उनके लक्षण मेजर अवसाद विकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें ये लक्षण 2 वर्ष से लगातार महसूस हो रहे हैं, तो इन्हें हम कैसे रखेंगे? इन्हें हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंतर्गत रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, जब किसी व्यक्ति की पहचान, स्मृति या चेतना विच्छेदित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। DSM
5 का प्रकाशन कब हुआ? 2013 में हुआ था। DSM-5 TR आ चुका है 2022 में। अभी DSM-5 में मानसिक क्षुब्धता शब्द को बदल दिया गया है, उसकी जगह पर बौद्धिक अयोग्यता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है। OCD का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो बार बार चेक करना, ये इसका सबसे सामान्य प्रकार है। बाजार से होने वाले भय को हम एगोराफोबिया कहते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा होगा। निम्न में से कौन सा असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? तो जो आरंभिक वंचन है, अर्ली डिप्रेवेशन, ये इसका कारण नहीं है। 72 की बात करें, डिसलेक्सिया को एक बार फिर से पूछा गया है, ये रीडिंग से रिलेटेड है। व्यक्ति में उत्तेजना तथा विषाद दोनों तरह के मानसिक लक्षण क्रम से होते हैं, तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दिया गया? इसे बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत रखेंगे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। गणितीय विकार का नाम डिस्कैलिकुलिया, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मादक पदार्थ नहीं है? तो जो आपका कॉफी है वो मादक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर कोई और रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।